नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। जैसा कि मेरा हर वीडियो में कहना रहता है कि हमारी सीरीज़ का जो उद्देश्य है वो सवालों को इतनी सरलता के साथ समझना है और इतनी सूक्ष्मता के साथ, इतनी गहनता के साथ कि आप एक सवाल को तो समझें ही, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए अन्य जो कॉन्सेप्ट हैं, अन्य जो विचारधाराएं हैं, उनको भी आप बखूबी ही समझ जाएं। और हमें पता भी नहीं चला कब हमने 10 भागों में, यानी ये हमारी वीडियो का पार्ट 11 है, यानी 11वां भाग है, कब हमने 10 भाग में 200 सवालों को और साथ ही साथ उनके साथ लगभग लगभग 500 से अधिक जानकारियां और फैक्ट्स, तथ्यों को समराइज़ करके याद कर लिया, हमें पता भी नहीं चला। कंटिन्यूटी की यही ताकत है। कंटिन्यूटी यानी सततता, और सततता के साथ अगर आप हर दिन कुछ ना कुछ एमसीक्यू, कुछ ना कुछ शब्द, कुछ ना कुछ अवधारणाएं सीखते रहते हैं तो इसका बहुत लंबा प्रभाव आपको दिखाई देता है। तो आइए इसी क्रम में आज के 20 सवालों को शुरू करते हैं और आज के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो आज का पहला सवाल है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक चिंताओं की कार्य नीति से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर देना है। यानी पहली तो बात, लैंगिक चिंता की बात हो रही है, यानी लैंगिक जो जेंडर से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जेंडर की जो नीतियाँ बनाई जाएंगी उनके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, उनके साथ हम किन किन कार्यक्रमों को जोड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा तो एक ऐसा कार्यक्रम है जो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो उसके साथ जुड़ जाता है। और सोए बात ही जागरूकता बढ़ाने के साथ भी है, यानी जागरूकता बढ़ाना हो या फिर शिक्षा के संदर्भ में कोई कार्यक्रम चलाना हो, ये दोनों ही बातें एकदम सटीक मालूम देती हैं। और तीसरा जो काम हमें जेंडर के संदर्भ में करना था वो था राजनीतिक सशक्तिकरण। यानी खाद्य सुरक्षा ठीक है, लेकिन वो दोनों ही संदर्भ में है, वो लैंगिक चिंता नहीं है। आय जनित कार्यक्रम ठीक है, लेकिन वो लैंगिक चिंता नहीं है। लैंगिक चिंता थी कि वीमेन पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, तो फिर हमने महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया। हमें हमारी चिंता थी कि शिक्षा कैसे बढ़ाया जाए, तो हमने शिक्षा में महिलाओं के संदर्भ में काम किया। जागरूकता बढ़ाने के संदर्भ में काम किया जा रहा है। तो इसी हिसाब से इस अनुसार इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 2, 3 और 5 हो जाएगा, यानी जागरूकता बढ़ाना, शिक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। कुछ किताबें दी हैं जिनको कि उनके लेखकों के साथ मिलाना है। मिशेल फूको, देरिदा, गिडेंस और हेराल्ड गोल्फिंगर, यानी लगभग सारे नाम वही हैं जो कि आपने अपनी क्लासेस में, अपने पीडीएफ्स में पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। आप जानते हैं स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी एक बहुत ही फेमस बुक है जो कि लोक विधि विज्ञान के बारे में बात करती है, लोगों के कार्य व्यवहार के बारे में बात करती है, लोगों के प्रैक्टिस के बारे में बात करती है। ये जो कि हेरोल्ड गार्फिंकल ने लिखी है, जिसको हम लोक विधि विज्ञान कहते हैं। डिसिप्लिन एंड पनिश अपने समय की बहुत ही शानदार सर्वश्रेष्ठ पुस्तक रही, जो कि मिशेल फूको ने लिखी और बताया कैसे पनिशमेंट के जो मानक थे वो बदलने लगे समय बदलने के साथ, कैसे अनुशासन को मेंटेन रखा गया, इस बारे में वो चर्चा करते हैं। जैक देरिदा जो कि एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, उत्तर संरचनावादी हैं, भाषा की आलोचना और राइटिंग एंड डिफरेंस पर काम करते हैं। एंथनी गिडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन। तो इस हिसाब से ए को 2 से मिलाएंगे यानी 2 में है, और बी को 1 से मिलाएंगे 2 में है, सी को 4 से मिलाएंगे यानी डी। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। देखिए दोनों ऑप्शन सेम थे, इसलिए आपको ज़्यादा आगे तक जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, सुधारक संस्थाएं किशोर अपराध वृत्ति में सुधार करने में सहायक होती हैं। सुधारक संस्था यानी जो रेमेडियल होम्स हैं, जो रिमांड होम्स हैं, जो किशोर अपराध वृत्ति, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी में सुधार करने में सहायक होती हैं, अन्यथा सुधार प्रक्रिया को कहते हैं। यानी जो सुधार प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो भाई पुनर्वास तो नहीं कहते हैं। पुनर्वास तो ड्रग एडिक्ट्स वाले जो होते हैं, जो
किसी तरीके का नशा करते हैं, उसे पुनर्वास कहा जाता है। प्रत्याशित सामाजिकरण तो आपने बताया था कि किसी एक आने वाली स्थिति के लिए स्वयं को तैयार करना प्रत्याशित सामाजिकरण कहलाता है, आर के मार्टन का कॉन्सेप्ट है। प्रौढ़ सामाजिकरण का मतलब होता है जब आप बुढ़ापे में या फिर किसी बड़ी उम्र में कुछ सीखते हैं, उसे प्रौढ़ सामाजिकरण कहते हैं। लेकिन पुनः सामाजिकरण का मतलब होता है कि एक बार तो आपका सोशलाइजेशन हो चुका है और दूसरी बार जब आप कोई अपराध करते हैं तो आप उस अपराध के कारण आपका दोबारा से सामाजिकरण किया जाता है, वो चाहे किसी संस्था में किया जाए या फिर जेल में किया जाए, किसी अन्य अभिकरण के सहारे जो है आपका सामाजिकरण होता है और आप उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल लिखा हुआ है, समाजशास्त्रीय अनुसंधान में ग्रामीण शहरी कॉन्टिनम यानी ग्रामीण नगरीय सातत्य के अध्ययन का सुझाव, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, सुझाव सबसे पहले किसने दिया। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि रूरल अर्बन कॉन्टिनम, अभी कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही सवाल इसी सीरीज में आया था, रूरल अर्बन कॉन्टिनम के बारे में किसने चर्चा करी या किसने सबसे पहली बार इसका सुझाव दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहला जो नाम आता है जिसने सबसे पहली बार रूरल अर्बन कॉन्टिनम की चर्चा करी, वो आता है सोरोकिन और जिमरमैन का। इन्होंने, सोरोकिन और जिमरमैन ने सबसे पहली बार जो है रूरल अर्बन कॉन्टिनम, ग्रामीण नगरीय सातत्य के बारे में बात करी। और इसके पहले भी एक शब्द आता है कि किसने इंट्रोड्यूस किया, तो अगर वैसा कोई शब्द है तो आप वहाँ पर चार्ल्स जे गल्पिन लगाएंगे। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले इसी सीरीज़ का एक पार्ट था वो, चार्ल्स जे गल्पिन। बाकी बाद में ग्रामीण नगरी सातत्य पर जो है रॉबर्ट रेडफील्ड भी काम करते हैं, घुरे भी बताते हैं उसकी बातें। तो वो आप और देखिए, दोनों ही ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि रॉबर्ट रेडफील्ड भी दे दिया गया और घुरे भी दे दिया गया है। तो ग्रामीण नगरी सातत्य का जो सबसे पहला सुझाव है वो रूरल अर्बन कॉन्टिनम के तौर पर सोरोकिन और जिमरमैन ने दिया। उसके बाद इसे रेडफील्ड और घुरिये ने, भारत के संदर्भ में घुरिये ने और रेडफील्ड ने प्रचलित किया। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है कि किस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है और उसी संदर्भ में आपको उसका आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कुछ किताबें दी गई हैं और अच्छी किताबें हैं, आइए देखते हैं। बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन, शेपिंग अ सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी, रीथिंकिंग ग्लोबलाइजेशन, क्रिटिकल इश्यूज एंड पॉलिसी चॉइसेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया, ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस इन इंडिया। वैसे तो ये सारी किताबें ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इनका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण से जुड़ी हुई ये सारी किताबें हैं और ये आपके काम आएंगी। आप इन्हें ये बार बार मतलब ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो हमारा बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन बुक है वो हेंडरसन हेज़ल की है, सामने ही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। अगला है रीथिंकिंग ग्लोबलाइजेशन, सामने ही लिखा हुआ है, मार्टिन कोर की है। ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया पुरुषोत्तम भट्टाचार्य और रजत चौधरी की है, सामने ही लिखा हुआ है। और ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस इन इंडिया, आलोक राय। चारों किताबें आपके सामने लिखी हुई हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इन किताबों को याद कर लें, एक बार पढ़ लें, जिससे कि जब दोबारा आपके सामने ये इस तरीके का कोई प्रश्न आए या इनमें से कोई किताब आए तो वो किताब आपकी गलत ना हो। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है। पूर्ण गरीबी यानी यहाँ पर बात हो रही है टोटल पावर्टी की। तो यहाँ पर अब टोटल पावर्टी की जब बात आ ही गई है तो अब आपको ये भी समझना होगा कि व्हाट इज़ द टोटल पावर्टी, पूर्ण निर्धनता होती क्या है। तो यहाँ पर समझिए पहले तो कि गरीबी क्या है। पावर्टी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पास जब कुछ चीज़ें नहीं हैं, कोई व्यक्ति जो जीवन की बेसिक मिनिमम नीड्स को पूरा नहीं कर पाता, उसे गरीब कहा जाता है। जो जीवन की आवश्यक दशाएं जो हैं, मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास गाड़ी हो, बड़ा महंगा फ़ोन हो, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को जो पूरा नहीं कर पाता उसे गरीब कहा जाता है, या निर्धनता, ऐसी स्थिति को निर्धनता कहा जाता है।
जिसमें कि उसे एक निश्चित मात्रा में कैलोरी खाने को ना मिले, या उसमें कि वो कम से कम इतना ना कमाता हो, तो उसे निर्धनता कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस निर्धनता के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है जिसको कि हम कहते हैं टोटल पावर्टी। टोटल पावर्टी का मतलब होता है पूर्ण निर्धनता, यानी एक व्यक्ति जिसके पास जीवन की जो बेसिक नीड्स हैं, यानी रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी नहीं है। लेकिन जस्ट इसी के अपोजिट, इसी के विपरीत एक और तरीके की हमारी गरीबी होती है जिसको कि हम कहते हैं रिलेटिव पावर्टी, यानी कि सापेक्षिक निर्धनता। ये क्या चीज़ है? रिलेटिव पावर्टी बेसिक नीड्स की बात तो नहीं करती, लेकिन एक ऐसी स्थिति की बात करती है जिसमें कि एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे की तुलना में गरीब मानता है, या उसे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जिसके पास अधिक संसाधन है, मैं उससे किसी मामले में गरीब हूँ। तो इस तरीके की निर्धनता को दोस्तों सापेक्षिक निर्धनता कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव पावर्टी कहते हैं। तो ये वही बात आपको ध्यान रखना है। तो खैर यहाँ पर तो रिलेटिव पावर्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तो बात हो रही है कि कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है, यानी एक चीज़ है जो कि पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है। तो भाई जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं तो होंगी ही होंगी, ये तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं। गरीबी रेखा तो होगा ही होगा, मटेरियल डिप्रीवेशन होगा ही होगा। तो बचा क्या? जो डिप्रीवेशन इंडेक्स है, जो डिप्रीवेशन इंडेक्स जिसकी बात हम रिलेटिव पावर्टी में करते हैं, वो यहाँ पर संबंधित नहीं होगा, क्योंकि वंचना का तो भाई कोई कारण नहीं है। वंचना का तो कोई भी कारण हो सकता है। मोहल्ला वाले में कोई नई गाड़ी ले आया तो हम उससे वंचित हो गए, किसी ने नया मोबाइल ख़रीद लिया तो हमें लग रहा है कि वो हमसे आगे निकला जा रहा है, किसी का घर बढ़िया बन गया तो भी हम वंचित हो गए। तो इस तरीके का जो डिप्रीवेशन है, इस तरीके की जो कमतरी का भाव, वंचना का भाव है, वो पूर्ण गरीबी से जुड़ा हुआ नहीं होता। पूर्ण गरीबी में जैसा कि मैंने आपको बताया, रोटी, कपड़ा, मकान, इन कुछ बेसिक बेसिक ज़रूरतें, कुछ बेसिक बेसिक नीड्स आती हैं, जिनकी अनुपस्थिति में हम उस व्यक्ति को गरीब कहते हैं। अब गरीबी में भी दो तरीके की बातें, वो शब्द आपको सुनने को मिलते हैं, APL और BPL। आपने नाम सुना होगा ना, दो तरीके के वो क्या कार्ड बनते हैं, जिसे में से उसमें से एक कार्ड को APL कार्ड कहते हैं, एक कार्ड को BPL। APL का मतलब होता है एबव पावर्टी लाइन, और BPL का मतलब होता है बेलो पावर्टी लाइन। यानी एक व्यक्ति जो कि एक निश्चित राशि से कम कमा रहा है, वो बेलो पावर्टी लाइन है, और जो उतना कमा रहा है या उतना भी या उससे अधिक कमा रहा है, वो एबव पावर्टी लाइन है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अपवर्जन का अनिवार्य घटक है? अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक अपवर्जन लिख दिया गया है, जबकि ये चाहते तो इसको सोशल एक्सक्लूजन या फिर सामाजिक बहिष्करण भी लिख सकते थे, है ना, लेकिन कठिन करने के लिए केवल ऐसा कर दिया गया। सामाजिक अपवर्जन का अनिवार्य घटक है। वैसे तो सामाजिक अपवर्जन का और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है सोशल एक्सक्लूजन का, वो आपको पूछा जा रहा है कि सामाजिक बहिष्करण क्या होता है। बहिष्करण एक एक अवधारणा समाजशास्त्र में चलती है जिसको कि इंक्लूजन कहते हैं, यानी समावेशन कहते हैं। हम समाज के सभी तबकों को, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ इंक्लूजन, है ना, एक तरीके का समावेशन करना चाहते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो एक चीज़ जो इसके ठीक अपोजिट आती है, जिसमें कि हम कुछ लोगों को किन्हीं चीज़ों से बाहर रखते हैं, तो उसे एक्सक्लूजन कहते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया इंक्लूजन और दूसरा हो गया एक्सक्लूजन। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा एक्सक्लूजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो एक्सक्लूजन का भैया जो सबसे बढ़िया इसमें ऑप्शन है वो है सामाजिक अधिकारों से जो है इनकार करना, है ना। सामाजिक अधिकारों से इनकार इनकार करना मतलब ये हिंदी में थोड़ा सा से लिख दिया गया। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक अधिकारों से वंचित है, जो उसको मिलने चाहिए, सोशल नीड्स जो उसको मिलनी चाहिए, अगर उसे वो भी नहीं मिल रहा है, तो वो एक तरीके का सोशल एक्सक्लूजन है। हम कई बार क्या कर देते हैं ना, किसी कम्युनिटी को, किसी रिलीजन को, किसी सोसाइटी को किसी चीज़ से अलग कर देते हैं कि नहीं नहीं, इनको तो ये नहीं मिलना चाहिए। तो ये एक तरीके का एक्सक्लूजन हो जाता है ना। जैसे कि, और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सोसाइटी के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी वो लाभ मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम केवल कोर एरिया में करते हैं और मार्जिनलाइज्ड एरिया छूट जाते हैं। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और निकल करके आता है, मार्जिनल मैन।
अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। मार्जिनल मैन, मार्जिनल मैन एक कॉन्सेप्ट है, किसने दिया है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुछ किताबें दी गई हैं जो कि डेवियंस से जुड़ी हुई हैं, आइए देखते हैं। क्राइम एंड पर्सनैलिटी, ह्यूमन डेवियंस, सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल कंट्रोल, डेलिक्वेंसी एंड ड्रिफ्ट, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन अर्बन एरियाज। तो इसमें से दो किताबें तो आपको पता ही होंगी भाई, क्योंकि आसान है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन अर्बन एरियाज तो आपको पता ही होगी। ठीक है, किसकी है भाई? सामने ही लिखा हुआ है, CR शॉ और HD मैके प्रसिद्ध किताब है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, किशोर अपराध नगरीय क्षेत्रों में। अगला है डेलिक्वेंसी एंड ड्रिफ्ट, मार्जा की किताब है, आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन सोसाइटी जो किताब है ना, ह्यूमन डेवियन, सोशल प्रॉब्लम्स एंड सोशल कंट्रोल, ये लेमर्ट की है। और क्राइम एंड पर्सनैलिटी HI जेक की है। तो 1 2 3 4 यानी ए वाला जो उत्तर है वो इसका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, ग्रामीण समाजशास्त्र भारत में समाजशास्त्र का एक सुविकसित और प्राचीन क्षेत्र है। अच्छा, चलिए ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि भारत में बहुत से विशिष्ट सामाजिक मानवविज्ञानियों और समाजशास्त्रियों ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन किया। ये तो बात ठीक है भाई, ज्ञान बहुत सारे थे, रेडफील्ड थे और डूमो थे, घुरिये थे और तमाम सारे लोग थे जिन्होंने रूरल सोशियोलॉजी पर काम किया। शेनिन थे, अंद्रे बेत्ते थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी में इस पर काम किया। तो दोनों ही बातें हमको ठीक लग रही हैं, क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र तो भाई खूब डेवलप हुआ इंडिया में, रूरल सोशियोलॉजी, भारत तो ग्रामीणों का देश है ही, तो ये खूब विकसित हुआ। और इसका सही जवाब हो जाएगा कि ए और आर जो दोनों कथन है, दोनों ही भैया एकदम ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, मानव समाज के विकास की सही अवस्थाओं का चयन कीजिए। यानी जो ह्यूमन सोसाइटी वाली बात है कि ह्यूमन सोसाइटी कैसे डेवलप हुई, ह्यूमन सोसाइटी का विकास कैसे हुआ, तो ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। कहा गया है कि मानव विकास की जो सही अवस्थाएं हैं वो बताइए। देखिए इस तरीके के प्रश्न में होता क्या है, अगर आपको पूरा नहीं भी आता है, ठीक है, तो आप आगे पीछे का पता कर लीजिए। अगर आपको पूरा नहीं भी आ रहा है तो आप केवल आगे का पीछे का जान लीजिए कि क्या 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 सबसे पहले आएगा और क्या बाद में आएगा। ठीक है, अगर आपको वो दोनों पता चल गए तो आप ये मान के चलिए कि आपका प्रश्न का जो जवाब है वो लगभग लगभग आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई कि क्या होता है इसमें, कैसे आप जो है कर पाते हैं, है ना। चलिए चलिए बताइए भाई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अगर आप इसकी अवस्थाओं को देखें तो भाई आपको पता है कि शिकार करना तो भाई सबसे पहला स्टेज रहा होगा। यहाँ तक तो हमें माने शिकार करना और खाना जमा करना, जिसे कि हम कहते हैं हंटिंग और गैदरिंग। कि भाई आखेटक और संग्राहक नहीं कहते, जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग, आपने कुछ मारा और फिर उसे इकट्ठा किया, पहला चरण आ गया। अगला चरण क्या आएगा? अगला चरण आ जाएगा हो कल्चर और पशुपालन। फिर थोड़ा सा आप विकसित हुए, आप माने हम सब, हो कल्चर और पशुपालन, यानी हमने क्या शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर हल और पालतू पशुओं पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था, धीरे धीरे फ्यूडलिज्म की तरफ आ गए हम, खेती करने लगे, अपनी खेती की तरफ बढ़ने लगे। और फिर आ जाता है आधुनिक औद्योगिक पूंजीगत उत्पादन, यानी धीरे धीरे फिर वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, तो इसलिए जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर वो एकदम ठीक हो जाएगा, ये विकास की सही अवस्थाओं को दर्शाता है। ठीक है, खाद्य संग्राहक हो गया, फिर शिकार मतलब खेटक संग्राहक हो गया, फिर पशुपालक हो गया, कृषक हो गया, और फिर जो है औद्योगिक पूंजीवाद या औद्योगिक इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की बात आ जाती है। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अगर कोई बदलाव आ रहा है और उसके प्रति लोग पॉजिटिव हैं, माने बदलाव तो ठीक है, वैश्वीकरण भी बदलाव है, शहरीकरण भी बदलाव है, विकास भी बदलाव है, लेकिन एक ऐसा बदलाव जिसके प्रति
लोगों के पॉजिटिव एटीट्यूड है, लोग कह रहे हैं कि हाँ यार काम तो हो रहा है, पॉजिटिव एक तरीके से उसमें छौंका लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं डेवलपमेंट, है ना। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जब हम सोशल चेंज पढ़ते हैं तो उसमें बदलाव की तो बहुत सारी बातें हैं, डेवलपमेंट है, प्रगति है, प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, बहुत सारी हैं, लेकिन सकारात्मक मूल्य किसकी तरफ होते हैं, विकास की तरफ। बार बार आपने सुना होगा ना, विकास हो रहा, विकास हो रहा। तो जो विकास है वो थोड़ा सा बहुआयामी टर्म है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो विकास हो जाएगा। चलिए और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मोर इक्वालिटी पुस्तक के लेखक कौन है। मोर इक्वालिटी पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी आपका जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है दोनों पेपर का, उसके लिए काम आ जाएगा, मोर इक्वालिटी पुस्तक के जो लेखक हैं। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर बताइए कि मोर इक्वालिटी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका जो सही जवाब है वो हर्बर्ट जी गैंस है। हर्बर्ट जी गैंस जो है वो मोर इक्वालिटी पुस्तक के लेखक हैं। देखिए इस तरीके की पुस्तकें एक बार आती हैं और फिर आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके रिपीट होने की संभावना कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मोर इक्वालिटी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। यानी बात कल्चर की हो रही है और पूछा जा रहा है कि कल्चर के रेफरेंस में भैया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आइए देखते हैं। संस्कृति का विकास किया जाता है। अच्छा, संस्कृति और सभ्यता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो सभ्यता की बात कहाँ हो रही, बात तो संस्कृति की पूछी जा रही है। और पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। संस्कृति गैर पदार्थक और सभ्यता पदार्थक, ये भी बात ठीक है। संस्कृति है कि हमारे पास क्या है, जबकि सभ्यता है कि हम क्या पकड़ा गया, गलत ऑप्शन मिल गया। तो क्या है, डी वाला ऑप्शन जो है, देखिए क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। लिखा है, संस्कृति है कि हमारे पास क्या है, जबकि सभ्यता है कि हम क्या है। मतलब बात तो इन्होंने कही, कोशिश सही कही, लेकिन जहाँ पे संस्कृति होना चाहिए था वहाँ पर सभ्यता कर दिया, और जहाँ पर सभ्यता होना चाहिए था वहाँ संस्कृति कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं सभ्यता जो है वो क्या है, वो मटेरियल पार्ट है, और जो संस्कृति है वो हमारा नॉन मटेरियल पार्ट है। तो संस्कृति वह है जो हम में रहती है, यानी हमारे अंदर होती है, और सभ्यता वो है जो हमसे बाहर होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि संस्कृति तो हमें बताती है कि हम जो है हमारे पास क्या है, ये गलत है। जबकि ये सही ये होगा कि संस्कृति बताती है कि हम क्या हैं, जबकि सभ्यता बताती है कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय, अभी देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट होने लगे। कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था किसने, एक स्टेटमेंट आता है कि मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मल्टी कॉजल वर्ल्ड, ये पूछा जाता है ना, मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मल्टी कॉजल वर्ल्ड, बहुकारणवादी समाज की एक कारणवादी व्याख्या करी। तो मार्क्स की क्रिटिक है, तो मार्क्स की क्रिटिक किसने की है भाई, इसमें तीनों ने ही की है। वेबर ने भी थोड़ी क्रिटिक की है, कोजर ने भी की है, कॉलिंस ने भी की है, डेरेनडॉर्फ ने भी की है, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रेंडॉल कॉलिंस हो जाएगा। रेंडॉल कॉलिंस का मानना है कि मार्क्स ने शक्ति संबंधों को नहीं देखा, केवल आर्थिक संबंधों को देखा है, जिसके कारण जो उनकी व्याख्या है वो एकल कारणीय हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा, कार्ल मार्क्स ने डैश के बीच वर्ग संघर्ष का जिक्र नहीं किया। किसके बीच में नहीं किया, अब देखिए भाई, पूंजीवादी और श्रमिक के बीच में तो किया है हमको लगता है, बुर्जुआ और प्रोलेटरिएट के बीच में भी किया है, साधन संपन्न और साधन विपन्न यानी हैव और हैव नॉट के बीच में भी किया है हमको लगता है। बचा क्या, बचता है आपका धनी और निर्धन। मतलब ये अमीर गरीब की बात नहीं करते, हैव नॉट की बात करते हैं संसाधनों के संबंध में, लेकिन अमीर गरीब की बात इन्होंने नहीं करी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, कौन सा सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है, विच वन इज नॉट एन एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है, यानी तीन है एक नहीं है। तो परिवार तो होता है ना भाई, ठीक है, हमें तो लगता है कि परिवार होता है। आगे देखते हैं, स्कूल भी होता है और पीयर ग्रुप भी होता है, कूले बताते हैं। मीडिया जो है सामाजिकरण का एजेंसी नहीं है। ठीक है,
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मीडिया हो जाएगा। साथ ही साथ समाजीकरण के जो सिद्धांत हैं वो आप याद करिए, उनको सीखिए। बहुत सारे सिद्धांत हैं, चाहे वो कूले का सिद्धांत हो, ठीक है, चाहे वो मीड का सिद्धांत हो, चाहे वो आपका पियाजे का सिद्धांत हो। ये मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप उतना कर लीजिएगा। और चाहे पियाजे का सिद्धांत हो, ठीक है, चाहे फ्राइड का सिद्धांत हो, बहुत सारी थियरी आपको, सोशलाइजेशन की थियरी जो है वो आपको तैयार करनी होगी, क्योंकि उससे बहुत सवाल आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज के कुछ पर्सपेक्टिव दिए गए हैं और कुछ थिंकर्स के नाम, और कहा गया है कि उन थिंकर्स को उनके संबंधित पर्सपेक्टिव से मिलाइए। तो कार्ल मार्क्स तो बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि भैया हम संघर्ष वाले हैं। तो कार्ल मार्क्स तो संघर्ष सिद्धांत के हैं, सी को 4 से मिलाना है, एक में ही मिला हुआ है, बाकी देख लेते हैं। विकासवादी सिद्धांत किसका है? कॉम्ट का है। चक्रीय सिद्धांत किसका है? सोरोकिन। बात करते हैं ना, सोरोकिन जो है संस्कृति के अध्ययन में जो बताते हैं। और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम जो है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल, किंग्सले डेविस की बुक थी ना, ह्यूमन सोसाइटी। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है, यानी कम्युनिटी का कौन सा एक पार्ट नहीं, कम्युनिटी का एलिमेंट नहीं है? तो भूभाग तो होना ही चाहिए, बिल्कुल बेसिक बात है कि भाई भूभाग नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। समुदाय की परिभाषा ही होती है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग जिनके बीच में हम की भावना पाई जाती है, जो कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और जिनमें सांस्कृतिक विविधता पाई जाती। तो यानी सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है, ये बात भी ठीक है ना, थोड़ी बहुत, और आत्मनिर्भर भी होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा कि एक ऐसा समूह है जो कि आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि आत्मनिर्भर कैसे होगा, वो तो पे जो दूसरों के साथ मिल करके चलते हैं, ठीक है। या अगर आप, क्योंकि इसमें जो है ये दोनों ही प्रश्न कहीं ना कहीं, दोनों ही विकल्प कहीं ना कहीं सही होते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि जो समुदाय का तत्व तो कौन सा नहीं होगा भाई, सांस्कृतिक विविधता भी बहुत ज़्यादा। अगर देखिए पहली बात तो जो समुदाय होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विविधता नहीं पाई जाती, लेकिन आजकल आप देखेंगे कि भाई एक समुदाय में रहने वाले लोग बहुत सांस्कृतिक विविधता पाए जाते हैं, ठीक है। और आत्मनिर्भरता, तो दोनों ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस विकल्प में आत्मनिर्भरता सही होना चाहिए, क्योंकि समुदाय का तत्व नहीं है, क्योंकि समुदाय तो आपस में एक दूसरे से हम की भावना, शेयर्ड फीलिंग पर आधारित होते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता तो देखी जा सकती भाई, आपके मोहल्ले में देखिए, आपके आस पड़ोस में देखिए, बहुत सारे विविधता वाले लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके के, कोई किसी क्षेत्र से आया है, कोई किसी क्षेत्र से आया है। तो सांस्कृतिक विविधता तो हो सकता है, लेकिन आत्मनिर्भरता कैसे होगा? आत्मनिर्भर अगर सब हो जाएंगे फिर समुदाय की जरूरत कहाँ बचेगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, प्राथमिक समूह मानवीय प्रकृति की नर्सरी है। ये तो बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, प्राइमरी ग्रुप इज द नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो ये बात एक ही व्यक्ति ने कही है, आपको दूर से उसका नाम दिख भी रहा है, ठीक है, C.H. कूले। बुक का नाम आपको बताना है, ह्यूमन नेचर एंड, ऐसे करके कोई किताब है ना, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, गुड, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, जिसमें कि ये ऐसी बात करते हैं कि भैया जो मानवीय प्राथमिक समूह है वो जो है प्रकृति की नर्सरी है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सोसाइटी इन इंडिया, बहुत ही सरल सवाल आ गया है। सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोसाइटी इन इंडिया पुस्तक जो है उसके लेखक डेविड जे मेंडलबॉम है, ठीक है। डेविड जे मेंडलबॉम एक बहुत ही अच्छे थिंकर हैं। रूरल सोसाइटी पे अगर आपको बुक पढ़नी हो या इंडियन सोसाइटी पे आपको बुक पढ़नी हो तो उसके लिए डेविड जे मेंडलबॉम की जो ये बुक है सोसाइटी इन इंडिया, ये बड़ी शानदार किताब है, ठीक है। आज का अंतिम सवाल देखते हैं, किसकी युक्ति है कि परिवार कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, यानी फैमिली वो कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो परिवार को कारखाना ऐसे याद रख लीजिए, परिवार को कारखाना किसने कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टालकट पार्सन्स। टालकट पार्सन्स वो हैं व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि परिवार वो कारखाना है जहाँ
मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे आज के 20 सवाल थे, जिनको कि आपने कितनी आसानी से और कितनी तेज़ी के साथ लगा डाला है। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप लगातार इसी तरीके से, अब देखिए आपने 20 क्वेश्चन लगाए अगले 10 दिनों तक, और कितने 200 क्वेश्चन हो गए, और जाने कितने ही और चीज़ें आपको खेल खेल में कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल गए। तो ये बड़ा फ़ायदा करेगा आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ। अपने दूसरी एक चीज़ और भी है, चैनल पर टर्म ऑफ द डे या पर डे जो आजकल का नया भैया कल्चर है, उसके साथ तालमेल बिठा करके चलने का प्रयास किया जा रहा है। शॉर्ट्स जो होते हैं, शॉर्ट्स के माध्यम से या एक छोटी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बताने का, 59 सेकंड में 60 सेकंड में कुछ बताने का प्रयास किया जाता है। तो आप अगर शॉर्ट्स में देखें, कभी ऐसे कहीं बाहर हैं, कहीं जहाँ पर आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठ सकते, तो आप शॉर्ट्स के माध्यम से उसे स्क्रॉल करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स याद कर सकते हैं, बहुत सारे शब्दों को सीख सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम लोग मिलेंगे कल ठीक 12 बजे। ध्यान रखिए तब तक अपना, और खूब ढेर सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं कल की वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।